देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही ये कम्युनलिज्म की वजह से। हिंदुस्तान जो है दो पार्टों में बट जाएगा, पाकिस्तान का जन्म हो जाएगा और इसी का नतीजा रहेगा। और बड़े अच्छे अच्छे महान लोग जो है अपने रास्ते भटक जाएंगे। इकबाल कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। पहले कहेंगे हिंदी है हम वतन है, फिर बोलेंगे उर्दू है हम वतन है, पाकिस्तान हमारा। ठीक है, इकबाल अगर ऐसा ना कहते, सबसे पहली बार उन्होंने मांग की है पाकिस्तान की, और ऐसा अगर वो नहीं करते तो भारत के बहुत महान कवियों में शामिल होते। ठीक है, याद रखना, उनको बड़ा महान कहा है, बड़ा शानदार लिखते थे वो। उनकी किताब अगर आप पढ़ोगे तो ये कहानी बिगड़ती चली गई। मोहम्मद अली जिन्ना के पास में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें थीं, बड़े इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की साजिशों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट या प्रेजेंट नॉन गवर्नमेंट को समझना। समझ रहे हो? किसी को दिखता नहीं है कुछ भी कि कर क्या रहे हो क्या रहा है। हर एक व्यक्ति मिल के खिला देता है, बस कहानी आगे बढ़ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को मज़ा आ रहा था, और इनके ऊपर जब भी कोई थप्पड़ मारता मुस्लिम लीग के ऊपर, पहुँचते रोते हुए कहाँ पहुँच जाते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। बोले हमको छाता चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट देती चली गई। और इसी को बोला गया पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट। हथियार की तरह यूज किया। उन्हें पता था कि 1857 में इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर क्या किया था? बहुत मारा था हमको। अगर ये दोबारा मिले तो कहानी बिगड़ सकती है। और ये इस तरह से सोचने वाले लोग ही खत्म हो गए। आप सोच कर देखिए, भारत में राजपूताना कौम, बोरियर क्लास, जो डोमिनेटिंग क्लासेस हैं, ये बोरियर क्लास जिसे कहते हैं, जाट, सिख, चौधरी, बोरियर्स, ये कौमें हिंदुस्तान की, और इस्लाम की पठान, बोरियर्स, इन्हें हम भी देखेंगे ना तो हम कहेंगे लड़ जाओ आपस में। इन्हें कभी जोड़ कर देखो और जोड़कर एक साथ रहो, और एक साथ रखकर फिर खड़ा कर दो इनको। हिंदुस्तान, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जो इनसे पंगा ले ले। अफसोस ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई सोचेगा नहीं। इस्लाम में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, मैं आपको इस्लाम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। हिंदुस्तान में, हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ी बातें हैं। मैं बता दूं आपसे कि हिंदू रिलीजन के बारे में भी बताऊंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से, इसकी अच्छाइयाँ बताऊंगा लास्ट में। मगर पूरे इतिहास में मैं हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज करूंगा। जिन्होंने भी ये कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ रिलीजन को, लेकिन ये बात सच है कि हिंदू रिलीजन को मैं बहुत बड़े पैमाने पर क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन आप तब तक इस क्रिटिसिज्म को सुनिएगा जब तक मैं हिंदू रिलीजन पर क्लास ना दूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का रेंज चेंज कर चुका होता मानता हूँ, लेकिन अभी भी मैं हूँ HU, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो डिफेम नहीं किया है, नाराज़ ना हो। ठीक है, सम्मान है, समझ जाइए। तो अपीचमेंट की पॉलिसी लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट की, और यहीं पर कहानी स्टार्ट होती है सूरत स्प्लिट की दोबारा। तो 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव समझ गए आप? क्यों स्थापना हुई है उसका ऑब्जेक्टिव समझना है। किसने की है, क्यों की है, कहाँ की है, ये सब चीज़ें डिटेल्ड है। ऑब्जेक्टिव मेन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, समझ गए? किसने किया? कर्जन ने। ठीक है, 1907 सूरत स्प्लिट। अब सूरत में जो मुद्दे हैं एक्सट्रीमिस्ट के, ठीक है, बोले कि यार हमें जो है कंपनी को, ये पहली बार हमारे सामने थोड़ा झुक रहे हैं। कौन?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमें जो है कंपनी को थोड़ा मौका देना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। तो लिबरल्स मान जाते हैं उनकी बात, और फिर वो आते पीछे से बाल गंगाधर बोले कुछ दयालुता पदालुता नहीं है, कोई नहीं झुकेगा किसी तरीके का, ये स्वराज का टाइम है और हम इसे लेकर रहेंगे, यही सही समय है, हम हर चीज़ का बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट क्या होता है? जैसा हमने चीन का टिकटॉक बंद कर दिया। बॉयकॉट पर इतनी आसानी से कुछ बोलना नहीं चाहिए, सही है या गलत है, ठीक है, वो अभी आगे टाइम बताएगा क्या है, इसलिए आप समझ जाइए। बॉयकॉट कर दिया सारे सामानों को, सब चीज़ों को, सारे संस्थानों को। 5 चीज़ें होती हैं मॉडर्नाइजेशन के, 5 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? कौन कौन से होते हैं? एनीवन इन द क्लास? कौन बच्चा आधुनिकता के 5 कारकों के नाम बताएगा? टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्टीट्यूशन, ध्यान से समझो एक बारी, नए संस्थान आने लगे, ये पहली क्लास में बताना था, रुक जाइए। और एक बच्चा बोलो, तुम ही बोलो। न्यू विजन, नई दृष्टि, नए सपने, ये आधुनिकता की पहचान है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। न्यू इंस्टीट्यूशन, न्यू विजन, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, लिख लो ना तुम लोग। और बस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए संगठन, एंड न्यू आइडियाज, नए विचार, ये बने पंच परमेश्वर। जब सोसाइटी में ये 5 फैक्टर आ जाएं तो सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जींस को काट लूं और फिर पहन लूं उसको, वो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, वो फैशन है सर। फैशन में और मॉडर्नाइजेशन में अंतर होता है। स्वामी विवेकानंद पार्क में पड़े हुए लेट रहे थे, बिल्कुल एकदम गंदी अवस्था में, यूएसए कॉन्फ्रेंस में जब गए थे, तो उसकी बराबर में एक महिला आकर गुजरती है और कहती है, हाउ डर्टी दिस पीपल, हाउ डर्टी दिस मैन, कितना गंदा आदमी है, बू आ रही है। विवेकानंद आते हो घूम के बोले इधर सुन, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ऐसे ही उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका, लिविंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो बताते हैं, एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, आज भी लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन में, हिल जाएंगी दीवारें। उन्होंने बोला, इन योर कंट्री अ ट्रेलर मेक्स यू सिविलाइज्ड, एंड इन माई कंट्री माई कल्चर makes me and my manners makes me civilized। समझ में आ गई? कोट पैंट पहनने से हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, समझ में आ गई? बहुत कुछ करना पड़ता है भैया। कपड़े तो कपड़े हैं कि भाई कॉलर फाड़ लो, कॉलर सीधा कर लो, ये पैंट फाड़ लो, ये मॉडर्नाइजेशन थोड़ी ना। मॉडर्नाइजेशन ये है 5। कौन कौन से? जब तक आपके जहन में नया विजन ना हो, पुराना विजन था पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, बोले बट अब विजन है प्रधानमंत्री बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ये है न्यू विजन। कांस्टेबल को डिफेम नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब पुराने से नए विजन की बात, ठीक है। पहला विजन समझ में आया। विजन नंबर 2, नया ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, पुराने इंस्टीट्यूशन बाजीराव, पुराने इंस्टीट्यूशन है, गुरुकुल व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। अब नए इंस्टीट्यूशन, एंग्लो इंडियंस टाइप के, नए नए विश्वविद्यालय बने, फोर्ट विलियम कॉलेज बना, द बोधी क्लासेस बना, ये नए इंस्टीट्यूशन।
मॉडर्नाइजेशन का तीसरा फैक्टर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू टेक्निक्स, ठीक है। कुछ लोग नाखून को नेल कटर से काटते हैं, कुछ लोग मुंह से ही काट लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग टेंशन में आकर यूं करके यूं करते रहते हैं, कभी कभी पूरा नाखून उतर जाता है उस चक्कर में। तीनों ही टेक्नोलॉजी है। नई कौन सी है? नेल कटर, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कुछ लोग ब्लेड से काटते थे पहले, या आप भी बोले नेल कटर टूट जाता है मेरे नाखूनों में, ब्लेड ही काम करता है। टेक्नोलॉजी तो तभी से यूज हो गई थी जब बंदर से हम इंसान बने थे और हमने इस हाथ को सीधे से यूं मोड़ लिया था। ये टेक्निक है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी कैसी हो? हमारे मोबाइल जैसी हो, स्मार्ट, न्यू। समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? डायनामिक। कैसी होती है ये? बदलती रहती है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नए नए। पुराना ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? किसी का नाम नहीं सुना होगा कि अकबर, एंटी अकबर सेल, एंटी अशोका सेल, नहीं सुना होगा आपने किसी का नाम। या आर्यभट्ट ने जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसरो, जो चांद पर जाएगा रिसर्च करेगा, कुछ नहीं। लेकिन आप इसमें सुनोगे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। किसकी? रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने परमहंस मिशन चलाया, वेदांता की स्थापना की। ये ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे ने। और सबसे बढ़िया अल्टीमेट ए ह्यूम के द्वारा बनाया गया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग, नए नए ऑर्गेनाइजेशन आने लगे। और पांचवी चीज, आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया बड़े निराले हैं, नए नए। पहले सती प्रथा हटाओ, बोले हट गई। फिर बोले कि तुम्हारा रूल हटाओ, बोले हट गया। फिर बोले कि तुम भारत छोड़ के जाओ, बोले चले। क्या है ये? आइडियाज, नए विचार। तो मॉडर्नाइजेशन के ये फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर्स जो है समाज में आए, इस वजह से मॉडर्नाइजेशन आ गया। और 1907 में फिर दोबारा आ जाइएगा। तो 1907 में जो लिबरल थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, उन दोनों के बीच में बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट। और पार्टीशन, जब आप सेशन पढ़ोगे बंगाल का 1906 में, तो उसमें बताया गया कि भाई तुम थोड़ा तसल्ली रखो, एक्सट्रीमिस्ट, हम कुछ अच्छा करवा देंगे। 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी को इसलिए बनाया क्योंकि 1905 में लिबरल्स को लगा ये हमें पीट लेंगे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट। तो बोले उस कैंडिडेट को बनाओ जिसकी सब इज्जत करते हो, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी सभी इज्जत करेंगे, सब, हिंदू भी, मुसलमान भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा भी। कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं था जो इन्हें नमस्ते नहीं करता था, समझे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, अब तो कोई है ही नहीं। अब हैं JRD टाटा। क्या नाम है इनका? JRD टाटा, है जी। तो ऐसे व्यक्तियों में थे दादा भैया दादा भाई नौरोजी। अब ये दादा भाई नौरोजी जो थे, इनकी इज्जत सभी करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक गुस्से में आए और गुस्से में आके बोले मैं बना हूँ अध्यक्ष, डोंट वरी। बोले अच्छा आप बने हो, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बोले आप पर तो पूरा भरोसा है, आप तो हमारे अब्दुल कलाम, ठीक है। इस तरह से 1906 में जो काम होना था, जो दादा भाई नौरोजी की वजह से बच गया, वो कब होगा? अब 1907। अब दादा भाई नौरोजी, इलेक्शन होना था सूरत में, क्या है, तो इलेक्शन होना था। कैंडिडेट का नाम था पिटाबी सीतारमैया।
क्या नाम था, ठीक है, पर सॉरी फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो लिबरल्स ने आगे रखा लड़के को, बोले हमारी तरफ से ये खड़ा होगा, क्या नाम है इसका, फिरोज शाह मेहता, किसी को कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता दो, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। और ये लोग बिल्कुल ताव में एकदम असला बारूद बना कर लेकर आए थे, बैठे हुए थे जैसे आप लोग बैठे हुए, ठीक। फिरोज शाह मेहता बिल्कुल ऐसे ही बैठते हैं, मंच पर खड़े होते हैं माइक के साथ में कि भाइयों बहनों, कांग्रेस में आपका स्वागत है। और सीधे एकदम घूमते हुए आता है, एकदम चप्पल नाक पे पड़ता डाक, सीधे एकदम नाक पर, और फिरोज शाह मेहता गिर जाते हैं बीच में। और फिर तो प्लास्टिक की तो कुर्सियाँ थीं, और जो धुनाई होती है आपस में बहुत बुरी तरीके से। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट करते हैं, लिबरल्स अपने आप को डिफेंस देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सूरत स्प्लिट। एक्सट्रीमिस्ट बड़ी धुनाई करते हैं, बोले कि अच्छा तुम अंग्रेज बनोगे, ब्राउन चमड़ियों को, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बनाएंगे हम। फिरोज शाह मेहता, और सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगा, फिरोज शाह मेहता को। हाँ जी, फिरोज शाह मेहता जो है पारसी होंगे, मेहता, ठीक है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए नाम। जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, मतलब पूरे इंडिया के, फिर कांग्रेस के कुछ यहाँ मतलब ये है, कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन चूज किया जाता है अध्यक्ष, कल की क्लास लेनी जरूरी थी। अध्यक्ष जो चूज किया जाता है वो इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। फिरोज शाह मेहता बने, नहीं बन पाए, ठीक है, लेकिन बुरा बहुत लगा। अब इस स्प्लिट के बाद में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। किसके, कांग्रेस के। कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, और कांग्रेस के दो टुकड़े होने पर ये सब लोग अपने अपने निकल लिए। अरविंदो घोष पांडुचेरी में पहुंच गए, आश्रम में। लाला लाजपत राय गदर पार्टी की स्थापना करने पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सब निकल लिए अपने अपने फ्लाइटों से, एकदम सूना पड़ गया। और लिबरल्स में क्या नाम है इनका, गोखले साहब, ये बीमार पड़ गए, ठीक है। और अंग्रेज ने चिट्ठी लिखी, वी हैव डन इट। क्या लिखी, वी हैव डन इट। अभी भी है वो चिट्ठी में, कभी आप बता दो, एनसीईआरटी में जिक्र है इस वाले अल्फाज का, वी हैव डन इट, कि हमने जो सोचा था वो करके दिखाया। उस टाइम पर जो वॉइसराय थे वो मिंटो थे। कौन थे, मिंटो, जिन्होंने लिखा था कि वी हैव वॉन, वी हैव डन इट। और स्वदेशी मूवमेंट बीच में ही रखा रह गया। स्वदेशी मूवमेंट क्या हो गया, बीच में ही टंगा रह गया, वो उसका कुछ नहीं हुआ, याद रखो। अंग्रेजों को एक बात पता चल गई कि जो हमने पार्टीशन किया था हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म को ख़त्म करने के लिए, वो हम पर उल्टा पड़ चुका है। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, बाद में 1911 में फिर दोबारा क्या कर देंगे, बंगाल को जोड़ देंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। कम्युनलिज्म में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि डिटेल का टॉपिक है। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है बस वैसे ही। और फिर बाद में 1914 में पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं आई। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें जो है सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलानी है, एक फॉर्मूला मिल गया ब्रह्मास्त्र इनको, और ये कामयाब हो रहा था। 1907 में हुआ, 6 में हुआ, अब 1909 में इन्होंने इसी फॉर्मूले को मजबूत किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है पृथक निर्वाचन, ये दे दिया 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हो गया कि मुसलमानों को फिर से अपीस कर दिया इन्होंने। अब मुसलमान तो विरोध करेगा नहीं, उसे सुगंध के लड्डू मिल रहे हैं, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन का हक मिला। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, जल्दी बोलो। जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी होगी, वहाँ से वही इलेक्ट किया है।
मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मुसलमानों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और फिर बाद में वो व्यक्ति उन्हीं को वोट देगा सिर्फ। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डायमेंशन, जिससे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डेमोक्रेसी का सही रूप नहीं है। आपको बता दूँ, भैया एक बार बता दीजिए, तो 1909 में इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो उस टाइम पे भैया कुछ इंडियंस मतलब पार्लियामेंट में होते थे, मतलब उस टाइम पे भी मतलब पहले से ही कुछ इंडियंस पार्लियामेंट में रहते हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हैं, वो तो कल ही बताया था मैंने। तो उन्हीं में इन्हें वो दिया होगा सेपरेट। जी जी जी, इलेक्शन जो है उसी इलेक्शंस में दिया गया। देखिए 1907 में स्प्लिट के बाद में सबसे बड़ा एपिसोड होता है 1911 का चांदनी चौक एपिसोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चांदनी चौक एपिसोड के नाम पर। और 1907 में एक एपिसोड होता है, किंग्स फोर्ट पर हमला हो जाता है, किंग्स फोर्ट पर। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये दोनों घटनाएं आगे चल कर बताऊंगा मैं, कि ये एक्सट्रीमिस्ट का टाइम है। किसका? एक्सट्रीमिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको कभी जिक्र भी किया होगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा पहला हवाई जहाज किसने बनाया था पूरे वर्ल्ड में। नॉर्मली आपको कोई ब्रदर्स दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन पहला हवाई जहाज हिंदुस्तान में बना था। उसके ऊपर मूवी भी बनी है, हवाई ज़्यादा। ठीक है, वो जो कैंडिडेट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसका नाम देख लीजिएगा, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ में डिटेल में आपको करा दूंगा। फर्स्ट फेज ऑफ क्या कहा है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब 1914 में गदर पार्टी का जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गया उधर। ठीक है, और गदर पार्टी के बाद में ये सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। और 1914 में फिर एक बड़ी घटना देश में घटी, जिसका पूरे वर्ल्ड में घटी, जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया जब अब भारत ब्रिटेन का है, ब्रिटिश आर्मी रहेगी, तो भारत की आर्मी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड किया गया, मतलब शामिल कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 2-4 लोगों से पूछा गया और बाद में जो है भारत के सैनिक बड़े पैमाने पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस में लड़े? भारत के ब्रिटेन की तरफ से लड़े, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था हमारा देश का नाम। ठीक है, इस बात का गांधी जी को बड़ा बुरा लगेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा जब गांधी जी की एंट्री होगी तो। ठीक है, तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट फेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज़ तो फेस कर रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला लिखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा लिखिए इकोनॉमिक क्राइसिस, और तीसरा लिखिए रिवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। रिवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। 1908 में क्या हुआ था, 1907 में, कि सूरत स्प्लिट के बाद में बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और मांडले जेल में भेज दिया था। किसमें? कहाँ है ये? म्यांमार में। ठीक है, और जब
तो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और जब वो सिंपैथी चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, ये 1914 में बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर देते हैं। तो लिख लेना, रिलीज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब इस टाइम पर कांग्रेस तो मर चुकी है, सांसें चल रही, आईसीयू में भर्ती है पूरी तरीके से। सिर्फ लीडर बचे हैं लिबरल्स कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट तो निकल लिए। लिबरल्स में बाल गंगाधर तिलक, सॉरी क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, वही है इंपॉर्टेंट लीडर। और उनकी सेवा के लिए बचे हुए हैं फिरोज शाह मेहता। क्या है? और जब इन लोगों को ये बात पता चलती है कि तिलक साहब छूट गए हैं, तो फिरोज शाह मेहता जो है खड़े होते हैं। वो कहते हैं या तो तिलक रहेगा या रहूँगा मैं कांग्रेस में, क्योंकि जूता तिलक ने मारा था और लगा किसके था, मेरे। तो फिरोज शाह मेहता पूरी तरीके से बाल गंगाधर तिलक की एंट्री किस में बंद कर देते हैं, कांग्रेस में। रीजन समझ में आ गया क्यों कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि लिबरल्स बाल गंगाधर तिलक को दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं करते। अब यहीं पर चीज़ें अगर इस तरह से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगी। अगर बाल गंगाधर तिलक अब इनका खून बहुत ज़्यादा खोलता है, तो बाल गंगाधर तिलक करेंगे क्या, इन्हें तो कोई बहुत पॉलिटिकल स्टेज चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे हिंदुस्तान में, जिसका नाम होगा होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। अरे लड़ाई झगड़ा हो गया था, लड़ाई झगड़े में पता नहीं है तुम्हें क्या करता। एक्सट्रीमिस्ट तो ग्रेट, फिर वही वाली बात यार, शिवाजी ने पता नहीं कितनों को मारा था। शिवाजी ने तो जान से मारा था, काट दिया था रख के लोगों को। भावुक मत होना कभी क्लास वो उसमें एनसीईआरटी में जो महान है, ऐसे सर सैयद अहमद खान पे हो गए थे अभी भावुक। सिचुएशन कंट्रीब्यूशन, अगर आप आईएएस बन जाओगे ना तो 7 जन्मों के गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डिटेल स्टडी पढ़ोगे तब डिफेम, तो देखो एक ऐसी चीज़ है कि डिफेम एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डिफेम की बात हुई तो मैं बता ही देता हूँ। 3 चीज़ें याद रखना जिंदगी भर, गर्मी, सर्दी और बेइज्जती महसूस करने पर ही लगती है। तभी एसी नहीं लगा रखा था मैंने। जितना आप महसूस करते हैं उतना लगती है। डिफेम क्या है, तुम फेम समझते हो तभी तो डिफेम होते हो। ठीक है, ये याद रखना। मैं अहम था, इसी चीज़ का बहम था। एक डायलॉग बोला था, बड़ी अच्छी बात लगती है। तो अगर जूता मारा हो तो, तलवार मारी हो तो, या खोपड़ा फाड़ दिया हो तो बाल गंगाधर तिलक के कंट्रीब्यूशन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और ना वो इस चीज़ से डिफेम होते हैं। क्योंकि कंट्रीब्यूशन जिस चीज़ का है वो आप पढ़ते हैं, वो सुना है आपने, देखा भी है। और वही मैं बता रहा हूँ, होम रूल लीग है आंदोलन। और आते ही उन्होंने लोगों से कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट। ठीक है। अब ये क्या है, होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट होता है। और होम रूल लीग आंदोलन में के टाइम पर ही
भारत में एक महिला आती हैं जिनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? आयरलैंड की महिला हैं। कहाँ की? अभी जो ये आयरलैंड की महिला हैं, आयरिश हैं, यूनाइटेड किंगडम से कोई खास, और यूएसए वगैरह से कुछ बड़े ओपन माइंडेड लोग थे उस टाइम पर। ये तो ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट होती हैं और भारत की आकर स्टडी करती हैं। थियोसॉफिकल इसका नाम क्यों रखा गया है मैं बताऊंगा आपको। तो भारत के ये पुरानी माइथोलॉजी पढ़ लेती हैं, वेद पुराण स्मृतिज, ठीक है, वेदांत, और इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है स्वामी विवेकानंद जैसे महान विद्वानों। तो भारत में आने के बाद में ये क्वेश्चन पूछती हैं कि इतना महान देश गुलाम क्यों है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान में आकर पहला क्वेश्चन ये आता कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा, मैडम, लिखो मैडम बटाबोलास्की एंड कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, और मैडम एनी बेसेंट जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर हैं जो भारत में आती हैं। क्यों आती हैं? ऑब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बताएगा कोई बच्चा? एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव एनीवन इन द क्लास? लिख लीजिए, भारत के धर्मों में सुधार, रिफॉर्म इन द इंडियन रिलीजन्स। ठीक है, आज एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए। हिंदू रिलीजन का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं। इन्होंने जिक्र किया था, इन्होंने ही खोजा था तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद में ये फॉर्मूला बनाना कितना बड़ा काम है। और ये फॉर्मूला आप कौन था ये? द्विज का सिद्धांत, प्रिलिमिनरी 2017। एनीवन इन द क्लास? द्विज का सिद्धांत किसी को पता है? सबसे बड़ा सिद्धांत है ये हिंदू धर्म का, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पल सिख ने अपनाया। लो, फूट गया फोन। देखिए, ध्यान से समझिए, हिंदू रिलीजन के अंदर एक सिद्धांत है जिसको द्विज का फॉर्मूला कहते हैं या द्विज का सिद्धांत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ह्यूमन बीइंग गिव या टेक बर्थ 2 times इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है। कितनी बार? 2 बार। एक माता के पेट से, फ्रॉम द वॉम ऑफ हिज मदर, और नंबर 2 बाय द गुरु। जब व्यक्ति अपनी माता के पेट से जन्म लेता है तब वो बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग होता है। कौन होता है? बायोलॉजिकल। और उसे अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम करना होता है
कि वो अपना किसी को क्या बनाए, गुरु, जिसे वो फॉलो कर सके। और वो गुरु उसे क्या बनाता है, वो गुरु बनाता है उसे इंसान, मानव। तो माँ एक व्यक्ति को जिसे पैदा करती है वो एनिमल होता है, जिसे हम मानव या फिर मानव जंतु बोल सकते हैं, लेकिन उसे इंसान बनाने का काम गुरु का होता है। इस फॉर्मूले को कहते हैं द्विज का फॉर्मूला। रामकृष्ण परमहंस ने किसे बनाया, विवेकानंद। ठीक है, तमाम सारे ये फॉर्मूलेज को फॉर्मूला करते हैं। और हिंदुस्तान की जो हिंदू रिलीजन है वहाँ ये कॉन्सेप्ट दबा हुआ रह गया। और क्राइसिस तो एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लैक ऑफ लीडरशिप, लोल, हर चीज़ में। जब तक अच्छा गुरु नहीं होगा तब तक कोई मार्ग मिल कैसे सकता है, कोई चांस नहीं बनता। गुड डायरेक्शन का होना बड़ा ज़रूरी होता है, चांस ही नहीं बनता कुछ। और हमारे देश के अंदर डायरेक्शन मिलती है गलत, चाहे वो लीडर्स की हो, टीचर्स की हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो द्विज का सिद्धांत है, ये ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से। तो एनी बेसेंट ने कहा कि तुम्हारे देश के अंदर तो इतनी पावर है कि इंसान को भगवान बनाने की क्षमता रखता है, गुलाम कैसे हो गया। इसी को कहा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ खोला गया था, मद्रास। मद्रास। एनी बेसेंट भारत में आए। भारत में जब ये काम कर रही थी तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, और इंटरेस्ट नहीं ले रहा था तो उनसे पूछा गया कि क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे। तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट इसलिए ले रहे क्योंकि मूवमेंट चल रहा है इस देश में। क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, और हमें पॉलिटिकल आज़ादी पहले चाहिए, धार्मिक बाद में चाहिए। सही है, तो लिखिएगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन एनी बेसेंट एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर देती हैं वो, और वो भी यही बोल बैठती हैं होम रूल लीग। तो होम रूल लीग भारत में 2 बार एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, इस कंफ्यूजन को अभी ख़त्म करेंगे। एक तो कौन है, तिलक। अब क्वेश्चन कूट का, CDS, होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों ने साथ किया था शुरू। सही है या गलत है, सरासर गलत है। आपको ब्यूटी बताता हूँ। होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, दोनों ने अलग अलग जगह पर किया। उन्होंने महाराष्ट्र में किया, इन्होंने कहाँ किया, मद्रास में किया, और अपनी ज़िंदगी में दोनों कभी नहीं मिले। कोई लेना देना बाल गंगाधर तिलक का एनी बेसेंट से नहीं है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो तुम कर रही हो वही तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, तो एक ही क्यों नहीं हो जाते हो, मिल क्यों नहीं जाते हो। तो एनी बेसेंट कहती हैं कि हम कर भले ही दोनों एक जैसे रहे हैं, लेकिन हमारे काम करने का तरीका दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब ध्यान से मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं और इस बात को समझिए। कांग्रेस के पास में युवा नहीं है, जनमानस नहीं है इस टाइम पर, राइट नाउ 1916। ठीक है, लेकिन लीडर्स हैं और मंच है। और होम रूल लीग के पास में युवा हैं, आंदोलन है, जनमानस है, मगर स्टेज नहीं है, लीडर्स नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो दोनों को क्या कर लेना चाहिए, मिल जाना चाहिए।
और फिर वो अंतिम घड़ी आई 1916। तुम्हारे आपके अपने राजधानी में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सबकी दावत की गई और उस दावत का नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट। सबको बुलाया गया, सबको, अंग्रेजों को छोड़कर सबको बुलाया गया। सबको मतलब समझ रहे हो, थियोसॉफिकल को, ठीक है, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को, सारे लोग आए अलग अलग ड्रेसेस पहनकर और लखनऊ में पहुंचे। बेगम हजरत महल के महल में लखनऊ पैक्ट 1916 हुआ। और यहाँ पर वो काम कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मुस्लिम लीग ने दिया था, सॉरी, जो ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को दिया था, 1916 के पैक्ट में मुस्लिम लीग के उस सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, याद रख लेना 1916 में। अब ये कर लिया जोश जोश में, मगर इसकी जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और यहीं पर एंट्री हुई जिन्ना साहब की। किनकी? जिन्ना जी की तो पहले एंट्री हो गई थी, लेकिन मेन फ्रंट में जो है 1916 में आई लखनऊ पैक्ट में। और सारे लोग जब इकट्ठे रखे A to Z, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब खबर पहुंची कि भैया यहाँ पर रंगारंग मंच चल रहा है लखनऊ में और सारे लोग आए हैं और आपको खतरा है, तो बताओ क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ये कोई और रिफॉर्म लेकर आएगी? वेरी गुड। तो जो 1919 में होना था वो 1917 में हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म्स के लिए एक नोटिस भेजा, ठीक है, और नोटिस भेजने के बाद तिलक के ऊपर जो केस चल रहा था पुराना वाला, वो फिर से उठा लिया और उनके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ठीक है, कितने हज़ार का? 60,000 का। और एक पत्रकार है, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेलेंटोल सैरोल। क्या नाम है? बेलेंटोल सैरोल। इन्होंने कहा तिलक को द फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। और फिर कहानी बिगड़ गई। सब कुछ सही चल रहा था, तिलक जो है अपने केस के चक्कर में लंदन निकल ली, होम रूल लीग ख़त्म। ठीक है, कहते हैं कि एक बड़ी घटना रही और बड़ा ही मिस्टेक रही बाल गंगाधर तिलक की, कि वो जो है छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए, लंदन चले गए थे। उसके बाद में वो मर जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, होम रूल सब रह जाता है। अब आपके अंदर एंट्री होती है गांधीयन एरा की। हेडिंग डालो, द गांधीयन एरा, महात्मा गांधी। ध्यान से समझिए। कहते हैं स्टोरी में महात्मा गांधी को समझाना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको समझा कर ही रहूँगा। इतना तो छोड़ ही दूंगा कि गाली ना दो। अभी तो मुझे लगता है 90% लोग इस आदमी को गाली ही देते हैं। ठीक, 100% हो सकता है। 1915,
एक महानायक की एंट्री। एक ऐसा इंसान बड़ा सिंपल, फेल्यूर, डरपोक और पता नहीं क्या क्या, जो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ और फाइनली 43 साल 44 साल की उम्र में जाके कामयाब हुआ। ठीक है, एक बड़ा ही ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत डरता था। ठीक है, बैरिस्ट्री तो कर ली थी लंदन से जैसे तैसे करके, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। लंदन मैंने बता दिया था घर के भारत के आंगन जैसा था कल। लेकिन बैरिस्ट्री करने के बाद में नौकरी नहीं लगी थी, बेरोजगार घूम रहे थे। ठीक है, तो जब बेरोजगार घूम रहे थे तो बेरोजगार आदमी तो कुछ भी करने को तैयार होता है, आपको पता है। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। 1906 के आसपास की बात है। एक कैंडिडेट अब्दुल्ला, क्या नाम है, अब्दुल्ला, उनकी फैक्ट्री थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और वो फैक्ट्री के लाइसेंस के विषय में एक केस लड़ रहे थे। ठीक है, तो बोले कि यार तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तुम बेरोजगार भी हो, तुम मेरा केस कहाँ जाके लड़ लो, साउथ अफ्रीका में जाके लड़ लो। और इस तरह से महात्मा गांधी जहाज़ पर सवार होकर कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जाने के बाद में वो केस तो जीत जाते हैं वहाँ पर, लेकिन एक इंसिडेंट उनके साथ में घटता है। ठीक है, इंसिडेंट ये होता है कि ट्रेन में जो है वो फर्स्ट क्लास का डिब्बे में जो है बैठने की टिकट लेते हैं, बैठे भी होते हैं। एक गोरा अंग्रेज़ वहाँ आता है, उन्हें उठाता है और फिर बाद में वो कहता है कि ये न्यूग्रो, हाउ डेयर यू टू सिट हेयर। ठीक है, काले आदमी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। और रात को, शाम का टाइम था, रात को ही वहाँ उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि वो रात ठंड की रात थी और महात्मा गांधी अपना कोई कंबल वम्बल लेकर नहीं गए थे। उस स्टेशन पर उन्होंने वैसे ही पूरी की पूरी रात बिताई। और कहते हैं कि उसी इंसल्ट से जो है, उसी ह्यूमिलिएशन से जो है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं इस रंग भेद को मिटा दूंगा। तो उनका जो पहला रेजोल्यूशन था वो था रेसिज्म के ऊपर। किसके ऊपर? रेसिज्म, रंग भेद को मिटाने का। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, वहाँ पर टोल्स्टॉय आश्रम खोला। क्या नाम बताया मैंने? यह आश्रम मैंने परसों पूछा था आप लोगों से, 2-4 दिन पहले ही, आपने बताया नहीं। साउथ अफ्रीका का एक आश्रम है जो महात्मा गांधी ने बनाया था, उसका नाम है टोल्स्टॉय आश्रम। और इस आश्रम ने एक नई मुहिम स्टार्ट की वहाँ पर और ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए लड़ा और कामयाबी मिल गई। पूरे वर्ल्ड में ये पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने रेसिज्म पर क्या किया, प्रतिघात किया। इससे पहले अब्राहम लिंकन भी हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन तो बहुत बड़ी चीज़ है, बात डिस्कस किया जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर जोहान्सबर्ग में किसने काम किया, ये महात्मा गांधी ने। आज भी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के जो चौराहे पर इनकी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, कुछ साल पहले तोड़ दी थी किसी ने, फिर से बना दी गई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में लगभग हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जानता होगा महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से। हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा वो लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। और इनके जो परपोती परपोता हैं वो भी लोग साउथ इंडिया में, वो सॉरी साउथ अफ्रीका में ही शामिल हैं। अब जब गांधी की बात हो रही है तो गांधीयन एरा बिल्कुल अलग एरा है। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? 1919 से स्टार्ट होगा, 1947 तक चलेगा। ठीक है, क्या कहानी है समझ लीजिए। महात्मा गांधी की एंट्री उस समय होती है जिस टाइम पर भारत में वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम, लीडरशिप का वैक्यूम है। गोपाल कृष्ण गोखले एक चिट्ठी लिखते हैं, जब वो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक लड़का है, यहीं से गया हुआ है और वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो और लिबरल भी है, तो उसको चिट्ठी लिखते हैं, बोलते हैं कि तुम आओगे, कांग्रेस के राजा बनोगे। तो पहले तो वो नहीं आते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके कहने पर, आग्रह करने पर वो आ जाते हैं जब वो मरने वाले होते हैं।
याद रखिएगा। 1916 में किसकी डेथ हो जाती है, याद होगा आपको, गोपाल कृष्ण गोखले की। और महात्मा गांधी आ जाते हैं। महात्मा गांधी आ जाते हैं और महात्मा गांधी को लेकर 3 बातें सामने आती हैं। एक तो महात्मा गांधी इंटरेस्टेड नहीं थे भारत में पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज़, महात्मा गांधी बहुत डरते थे कि भारत की राजनीति बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने आते ही कहा, यार मैंने आज तक पोरबंदर के अलावा कोई शहर मुराद यहाँ पर गुजरात में देखा नहीं है और तुम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि महात्मा गांधी अंडर कॉन्फिडेंट आदमी होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसीलिए जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है तो यहाँ पर पर्चे बंटवा दिए जाते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जिन्हें साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है, ये सब किया है, और वो कहाँ पहुँचता है, इंडिया पहुँचता है। तो महात्मा गांधी सारे लोगों को देखकर डर से जाते हैं और वहाँ कुछ कहते ही नहीं। सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बोले हमें तो लगा कुछ बाहुबली टाइप का लेक्चर देगा कि आ गया हूँ, क्या है मृत्यु, ये है मृत्यु, ठीक है। वो चुपचाप तांगे में बैठते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी की स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। पॉलिटिकल गुरु के सामने ये अपनी समस्या रखते हैं कि सर ये समस्या है। समस्या उनके सामने एक थी कि बोले इंडिया के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, ये ट्यूशन कौन देगा मुझको। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं जम्मू कश्मीर जाओ और कन्याकुमारी तक जनरल के डिब्बे में बैठो। किसके डिब्बे में, जनरल के डिब्बे में। और वो जो है बैठ जाते हैं। लो 2 कप, ठीक, चाय दे दो आराम से। अब ये जनरल के डिब्बे में जब बैठते हैं उन्हें पता चलता है कि भारत जो बसता है, रियल भारत, वो किस में बसता है, जनरल के डिब्बे में बसता है। और जनरल के डिब्बे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो कश्मीर से ये चल रहे होते हैं, धीरे धीरे इनके दिमाग में सारी बातें आने लगती हैं और फाइनली ये गढ़मुक्तेश्वर तक ही पहुंचते हैं और इन्हें पल्स ऑफ इंडिया मिल जाती है। इसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन बड़ा ज़रूरी होता है, घूमना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो देखते हैं और यहाँ पर उन्हें एक बात समझ में आती है कि कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है। तो वो एक सीन को देखते हैं, गंगा किनारे का तट है वो, और गढ़मुक्तेश्वर में वो ट्रेन रुकती है पुल पर। वो उस महिला को देख रहे होते हैं। एक महिला जो है अपनी धोती जो साड़ी होती है उसको धुल रही होती है। और धुलने का कोई मतलब नहीं है, जनरली सभी धुलती हैं। उसमें क्वालिटी ये होती है कि उस साड़ी को, उस धोती को उसने पहन भी रखा होता है। तो आधी साड़ी तो धुल रही थी वो और आधी पहन रखी थी उसने। ये सिचुएशन जब वो देखते हैं तो उन्हें सब समझ में आ जाता है। इस सीन का मतलब सिंपल ये था कि उस महिला के पास में एक ही साड़ी थी, ठीक है। और वहाँ पर वो अपने कपड़ों को देखते हैं और उन्हें लज्जा सी महसूस होती है। ही फेल्ट एम्बरेस्ड। बोले यार इतनी गरीबी है, बोले और इतनी गरीबी है कि इस महिला के पास में साड़ी भी एक ही है और आधी धुल रही है वो और आधी पहन रखी है उसने, ठीक है। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने वही रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अपने सारे कपड़े त्याग दूंगा। और महात्मा गांधी का जो पूरा का पूरा प्रोपोर्शन आप तैयार करोगे, इसे फादर ऑफ नेशन जो कहा जाता है, उसके लिए 5 फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी इज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया बिकॉज महात्मा गांधी के पास इकोनॉमिक मॉडल है। लीडर कौन? जिसके पास विजन है। जुलाई मंथ का जिसके पास विजन है। और महात्मा गांधी के पास हर चीज का विजन था, हर चीज का। हर चीज का मतलब समझ रहे हैं ना, हर चीज मतलब हर चीज का। पीछे किताब रखी हुई है,
जो भी कोई आर्ग्यूमेंट करेगा उसे पढ़ने के बाद करेगा, वरना मैं ही करूँगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच के साथ प्रयोग। तो पहली बात, महात्मा गांधी एक तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं, और दूसरी चीज़ ये इनके पास विजन है, इकोनॉमिक मॉडल है इनके पास। क्या है? इकोनॉमिक मॉडल। और इकोनॉमिक मॉडल के लिए जानी जाती है इनकी अर्थव्यवस्था बकरी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? बकरी। कि सबके पास 2 बकरियां हों, कपड़े हों, ठीक है, बकरी को अच्छे से चुगाएं, खिलाएं और उसी का दूध पिएं, ठीक है। तो महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे। आज की डेट में जिस किसी को डेंगू हो जाए वो पीता है बहुत अच्छे से, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क है, बहुत इम्पोर्टेंट है बकरी का दूध। तो बकरी अर्थव्यवस्था बोले कि हर व्यक्ति के पास में कम से कम 2 बकरियां होनी चाहिए। इनकी इकोनॉमी को कहा गया बकरी अर्थव्यवस्था या फिर ग्रास रूट इकोनॉमी। ग्रास रूट, और ग्रास रूट में क्या है? हाथ से कपड़े बनाए, हाथ से, अपने हाथ से। जो भी कुछ पहन रहे हैं हम हाथ से बनाकर पहने अपने। जो कुछ खा रहे हैं वो घर में ही पैदा करें। तो इनकी इकोनॉमी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है और ग्रास रूट इकोनॉमी। पहली बात तो इकोनॉमिक मॉडल। भारत में अभी कौशल विकास योजना वाला चल रहा है मामला। गांधी जी की चश्मा छप रहा है, और वो कौशल विकास योजना का जब आप सिंबल देखेंगे तो गांधी जी क्या चला रहे हैं? चरखा। उसी पे तो विवाद हो गया था। कौशल विकास योजना के फोटो खींचे और नरेंद्र मोदी जी थे, और नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, बोले गांधी जी की जगह मैं बैठ जाता हूँ। और उन्होंने 2-4 फोटो खिंचवाए भी, मार्केट में आ भी गए। और जो क्रिटिसिज्म हुआ है मोदी जी का, बोले गांधी बनोगे, समझ रहे हैं ना। फिर से जो है गांधी जी आए उसमें। स्किल्ड इंडिया कौशल विकास योजना क्या है भाई? कौशल विकास योजना, बोलिए जल्दी बोलिए। जल्दी बोलो, कैसे कोर्स क्या है? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हमें छोटी संस्थान से कुछ भी खोलने के लिए एमएसएमई टाइप, उसमें स्किल प्रोवाइड करी जाती है। बिजनेस स्किल। किस टाइप की स्किल? लीडरशिप स्किल हो गई, जैसे कैसे चलाना है, मतलब कैसे अपने बिजनेस का। बताओ भैया, जगा लो इन्हें, जगा लो। स्किल प्रोग्राम बताइए आप। स्किल प्रोग्राम्स जैसे कि पिकल्स अचार बनाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जी। सिलाई, कढ़ाई, ये सब हो गया। हाँ, ये है स्किल। मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कोई स्किल पूछता हूँ आपसे, एक एक स्किल अपना बच्चा बताएगा हर एक की। जल्दी जल्दी स्किल समझते हैं आप? जैसे मेरे अंदर एक स्किल थी या है, मैं गुलाब का फूल बना लेता था, ठीक है। फिर मैंने साइकिल सीखी तो मैं कैंची चला लेता था। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं अभी बताऊंगा कितना बड़ा सिद्धांत है गांधी जी का। बोलिए पहली स्किल। आपके अंदर तो बहुत स्किल है, मैं बताऊं, जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी, अपना टैलेंट मुझे ही बोलना पड़ेगा। ये लड़की जूडो खेलती है, टाइकांडो खेलती है। टाइकांडो नाम तो बताओ सही से। टाइकोंडो, टाइकोंडो क्वांडो होता है ना। हाँ, लाउड बोलो। पेंटिंग, पेंटिंग बहुत बढ़िया करती हैं। आप बताइए। ठीक है, पढ़ना भी एक अच्छी स्किल है। चलो बढ़िया, आप बताइए। चलो वो क्या बोलते हैं इसको? केयर टेकर। आप मैडम? हमारा तो खुद का प्रोग्राम है, स्किल प्रोग्राम। कोई भी कोई स्किल बताइए तो।
और ऐसा कैसे हो जाएगा? डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, ढोलक हो सकती है, तबला हो सकता है। ढोलक, ढोल बजाने जो भांगड़े वाला ढोल होता है ना, चलो देखेंगे बजवा के। पीछे सिलाई कर लेते, बहुत बढ़िया स्किल है वहाँ। मेहंदी लगा लेते हैं आप, बढ़िया। भैंस का दूध अच्छे से निकाल लेते हैं आप, वेरी गुड। हाँ, भांगड़ा, भांगड़ा कर लेते हो? अच्छा, डांस, अच्छा, जिमिंग, एक्सरसाइजिंग ही बोल दो। हाँ, सॉफ्टवेयर, अरे वाह, ड्राइंग या पेंटिंग, अच्छा वेरी गुड। हाँ भाई, तुम दोनों बताओगे तुम्हारी क्या क्या स्किल है? बताओ जल्दी बोलो। पोएट्री, पेंटिंग। अब बताओ भाई नैन्सी। सिंपल बात। हाँ बताओ बताओ, तुम्हारी क्या है? बोलो। चलो ठीक। हाँ मेरी आवाज़, हाँ आ रही है आवाज़। बताओ क्या क्या है आपकी स्किल्स, क्या है? पेंटिंग। अब ध्यान से सुनिए, गांधी जी ने कहा कि दुनिया के अंदर हर एक काम कोई ना कोई व्यक्ति अच्छे से करना जानता ही है, उसी के बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो है क्वेंडो, ठीक है, अच्छा खेलती हैं, तो इन्हें इन्हीं क्षेत्र में जाकर आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे? इंटरेस्ट बेस्ड, स्किल बेस्ड, और स्किल के साथ अगर आप चलोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब उनसे दूध बहुत अच्छा निकालना आता है तो ये डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूध अच्छे से निकालना जानते हैं तो दूसरों को सिखा भी सकते हैं। समझ रहे हैं? ये फैक्टर्स होते हैं किसके? ग्रास रूट इकोनॉमी के। जब मुझे दूध निकालने से पहले वो कुछ खिलाना भी पड़ता है गाय को या भैंस को। बड़ी नई बात बताई आप, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इंपॉर्टेंट वाली जो उसकी क्रेट, ये थोड़ी घासें खिलाते रहोगे उसे। हाँ चलो ठीक है। तो देखिए, तो पहली चीज़ तो महात्मा गांधी के अंदर इकोनॉमिक मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल है। पॉलिटिकल मॉडल बिल्कुल सिंपल मॉडल। पॉलिटिकल मॉडल सिर्फ एक है कि गांधी जी का एक ही सिद्धांत कि उनका कोई नहीं सिद्धांत। 1942 का टाइम था, आमरण अनशन ले रखा था गांधी जी ने, और बार बार आमरण अनशन की धमकी दे देकर वो धमकाते हुए पहुंच गए थे 1942 तक। अंग्रेज बोले मरने देना इस बुड्ढे को अब की बार। ठीक, बहुत हो गया, मर जाने दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपसे बताऊंगा 1942 में क्या हुआ। इस इंसान को पहचानना आप लोग, इसलिए गांधी को आधा समझा जाता है, आधा ही। तो बोले कि छोड़ दो उसको, बोले कि इंतज़ाम करो, पुलिस फोर्स को बुलाओ, एजिटेशन होगा इनकी मौत पर, उसको हैंडल करने की तैयारी करो। अब हम इनके साथ कोई डील नहीं करेंगे किसी तरीके की। हद है, हर बात में आमरण अनशन झुका लिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। और 1942 में इस बात की भनक गांधी जी को लग गई। मुखबिर आया, बोले कि साहब मरने की प्लानिंग चल रही है, अर्थी बढ़ती सज रही है, जूस का गिलास पी लो, मान जाओ। गांधी जी रात भर सोचते रहे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने कहा सरदार जी से, ए सरदार जूस का गिलास ला। ठीक है, जूस का गिलास पिया और अंग्रेज आए उनके पास। ये क्या किया तुमने? बोले मैं सोच रहा था कि शरीर जो है ऊपर वाले ने दिया है, और आमरण अनशन से शरीर का त्याग करना भी तो हिंसा है।
ठीक है, इसको लेने का और इसे क्षति पहुंचाने का हक मुझे नहीं है। ये प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। अंग्रेज बोला इसी अदा पर फिदा हैं हम। समझे? इसलिए अगर कोई व्यक्ति गांधी को आधा समझेगा तो आमलू की तरह मर जाएगा। ठीक है, पूरा समझ गए तो आइडल बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एज को गांधीयन एज क्यों कहते हैं और कैसे ये नेकेड फकीर, कैसे ये नंगा आदमी भारत का पिता कहलाता है। उसके पीछे रीजन है, पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना इस बात को। पॉलिटिक्स नहीं है, गांधी नाम में पॉलिटिक्स है, गांधी के काम में पॉलिटिक्स नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, नाम में तो अब तक पॉलिटिक्स चल रही है। तो महात्मा गांधी की जर्नी शुरू होती है 9 जनवरी 1915। ठीक है, इनका जहाज पोरबंदर के तट पर आकर लगता है और भारत में इसी दिन को मनाया जाता है एनआरआई डे के तौर पर। ठीक है, जब भारत में हमारे देश का सबसे अच्छा एनआरआई वापस लौटा था। क्या नाम था उसका? महात्मा गांधी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पोरबंदर में जन्म हुआ 2 अक्टूबर में 1969। कब? 1969। और महात्मा गांधी की सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी, बहुत ही सिंपल आदमी थे और सिंपल के साथ एक प्रिंसिपल जुड़ा हुआ था, जो चीज़ अच्छी लगती थी उसे अडॉप्ट कर लेते थे। 1869 भैया, जो चीज़ अच्छी लगती थी उसे क्या कर लेते? अडॉप्ट कर लेते। हरिश्चंद्र मूवी देखी और देखा कि सच बोलने से बहुत अच्छाई फैलती है, सच ही बोलना चाहिए, सच ही बोला फिर। ठीक है, तुम्हें पता है वो कहानी आप लोगों ने देखी होंगी कि महात्मा गांधी को जो है बीएसए अधिकारी उनके प्राइमरी स्कूल में आए थे। ठीक है, वो नकल कर रहे थे, नकल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो टीचर कर रहा था उनके में देख ले, उधर को देख ले। महात्मा गांधी बोले नहीं। फिर महात्मा गांधी की कॉपी देखी बीएसए ने, बोले तुमने तो ये गलत लिखा है, और तुम जो है जब वो कह रहे थे सर कि तुम नकल कर लो तो तुमने नकल क्यों नहीं की? बोले चोरी करना पाप है। बस सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट। जो चीज़ उनके सामने मिली वो चीज़ उन्होंने क्या कर ली? अडॉप्ट कर ली। एडेप्टेशन का सिद्धांत लगता है महात्मा गांधी पर। भारत में आए तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि रोला इतना काट दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, पेपर फैलवा दिए थे, बोले बहुत ये कैंडिडेट है वो कैंडिडेट है और सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, ट्रैवल शूटर है। तो चंपारण के किसान जो हैं वो महात्मा गांधी के पास पहुंच गए, बोले हमारी नील की खेती जो है उस पर टैक्सेशन जाता है और नील की खेती से अकाल पड़ जाता है। क्या होता है इंडिगो की खेती में? जल्दी बोलिए। भूमि बंजर हो जाती है, पड़ती भूमि हो जाती है, बैरन लैंड। बोले अच्छा, बोले कि आप आना। तो महात्मा गांधी जनरल के डिब्बे से ही जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टेशन पर ही इतनी भीड़ जमा हो जाती है बहुत। बोले अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आ ही गया है, कोई दिक्कत ही नहीं। और महात्मा गांधी को एंट्री मिलती है और महात्मा गांधी बैठते हैं हाथी पर। जी, किस पर? हाथी पर। वहाँ की जो जनता है वो खड़ी हो जाती है। वहाँ का जो कलेक्टर है कहता है इतनी सारी भीड़ है, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले कि ये जो है अपनी खेती में जो है ये टैक्सेशन हटाना चाहते हैं, ये बॉन्डेशन हटाना चाहते हैं इंडिगो की। जब भीड़ को देखते हैं, एजिटेशन को देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि पास करवा दो इनका मामला। तो जब कलेक्टर लेटर लेके जाता है तो हाथी के पीछे पीछे चलता है और वो सीन जो है ना बड़ा ही बेहतरीन सीन है। और लोग कहते हैं कि यार महात्मा गांधी एक आदमी क्या है कि ये किस पे जा रहा है? हाथी पे जा रहा है, और ये कैंडिडेट इसे इतना बड़ा अमीर आदमी, अंग्रेज आदमी किसके पीछे पीछे पहुंच रहा है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को लेटर मिलता है, चंपारण के किसानों को क्या मिलता है? उनको अधिकार मिल जाता है खेती करने का। इसी को कहा गया चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ?
1917, ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह भारत में। उसके बाद में दूसरा सेक्शन उनका स्टार्ट होता है, वो होता है अहमदाबाद मिल। कौन सा? अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल में क्या होता है कि प्लेग फैला हुआ था। हाँ, खेड़ा भी 1916 में 17 में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में अहमदाबाद मिल में पहुंचते हैं। अहमदाबाद मिल में क्या होता है, प्लेग फैला हुआ होता है, और प्लेग फैला हुआ होता है और प्लेग ख़त्म हो जाता है, तो प्लेग पर जो बोनस देना होता है वो बोनस वापस ले लेती है सरकार, मतलब मिल मालिक। इनकी डिमांड होती है कि हमें हमारी मजदूरी 50 रुपये कर दो, या 50% बढ़ा दो। उनकी डिमांड होती है कि हम मजदूरी बढ़ाएंगे नहीं। महात्मा गांधी पहुंचते हैं और महात्मा गांधी दोनों की क्या कर देते हैं, मीडिएटरी कर देते हैं, और मीडिएटर में उनका मामला सेट होता है 35% पर। कितना? वो इसे थोड़ा कम कर देते हैं, उससे ज़्यादा कर देते हैं, और न्यूज़पेपर उन्हें छापता है पहली बार दलाल। महात्मा गांधी को दलाल कहा जाता है ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, बोले ये आदमी दलाल है, ठीक है। फिर तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती चली गई। 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। अब क्या होता है, लखनऊ पैक्ट के बाद में गवर्नमेंट को पता चल गया कि नेशनलिज्म फैला हुआ है, और नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए लेकर आते हैं रोलेट एक्ट। क्या लेकर आते हैं? 1919 रोलेट एक्ट। क्या होता है रोलेट एक्ट? इसमें बिना किसी मतलब वारंट वगैरह के अरेस्ट, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के डायरेक्ट सजा, ठीक है। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के डायरेक्ट सजा मिल जाती है। रोलेट एक्ट। 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। चंद्रशेखर आज़ाद वाला सीन देखा होगा आपने। 1919 कंप्लीट। इसी के अगेंस्ट में पंजाब में एजिटेशन होता है। कहाँ? और सिप्रू करके जो है एक लीडर हैं, पंजाब के नेता हैं वो सिप्रू, वो वहाँ पर हड़ताल की अपील करने की कोशिश करते हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन होता है, बैसाखी का दिन। कौन सा? बैसाखी का। और उस एरिया में उन लोगों ने क्या लगा रखा होता है? कर्फ्यू। जनरल डायर वहाँ पहुँचता है, और जलियांवाला बाग जो एरिया है जहाँ पर लोग मीटिंग कर रहे थे हड़ताल करने की, स्ट्राइक करने की, सिप्रू टाइप के, वहाँ पर जनरल डायर क्या कर देता? ऑर्डर कर देता, ठीक है। इसे कहते हैं भारत का मैसाकर ऑफ इंडिया, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड एकमात्र हत्याकांड। क्या यूटिलिटी है? एकमात्र हत्याकांड। भारत में सिर्फ एक ही जगह पर अंग्रेजों ने भारतीयों को मास मोबिलाइजेशन को मारा है, और वो कौन सी जगह है? जलियांवाला बाग। जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग में कर्फ्यू लगा होता है, धारा जो है 144 लगी हुई होती है, और वहाँ मीटिंग करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के उन पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी का बदला कौन लेता है? अच्छे, अरे यार, उधम सिंह। जनरल डायर को उधम सिंह उन्हीं के देश में जाकर लंदन में मार के आता है। उधम सिंह की स्टोरी अभी बताऊंगा मैं, जब मैं डिटेल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। 6 अप्रैल 1919
में एजिटेशन स्टार्ट हुआ। 13 अप्रैल में क्या हो गया, मैसाकर हो गया। और उसके बाद में तो भारत में कहानी बिगड़ी। और भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम क्या है हिंदी में, असहयोग आंदोलन। 1919 में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन। और इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या रही, ध्यान से समझिए अब स्टोरी पूरी 1947 तक।